हेलो दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इतना सिंपल तरीका से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि इसके अलावा आपको कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर चैनल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया और इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक किया गया। अब आता है मौलिक अधिकार हम लिया गया। मौलिक अधिकार हमारे यूएसए के संविधान से लिया गया। अब सवाल उठता है कि मौलिक अधिकार है क्या। मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए जो आवश्यक अधिकार होता है उसे मौलिक अधिकार कहा जाता है। यह मूलभूत अधिकार। ये सर्वप्रथम इसका विकास आपको ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन के नागरिकों को ये दिया गया था। 1215 ईस्वी में सर जॉन ने, वहाँ के ब्रिटिश सम्राट ने अपने नागरिकों के लिए ये अधिकार प्रदान किया था। उसके बाद 1789 में फ्रांस ने अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार के नाम से परिभाषित किया और उनको ये दिया। उसके बाद 1791 में यूएसए के संविधान में इसको शामिल किया गया और वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग 1895 के कांग्रेस अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा इसको उठाया गया था, किंतु बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू ने जब नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो वहाँ पे मूल अधिकारों की मांग की गई और हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हम भाग 3 में इसको जगह दिया गया। प्रारंभ में इसकी संख्या 7 थी, किंतु 1978 के 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 31 से इसको 300A में डाल दिया गया और वहाँ पे इसको विधि का अधिकार बना दिया गया। अगर किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकार संविधान द्वारा तो हम लोग को दे दिया गया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति को मूल अधिकार का हनन होता है तो वो कहाँ जाएगा। तो मूल अधिकार का अगर उसका हनन हो तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जा सकता है। और क्या राष्ट्रपति हमारे मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं? तो बिल्कुल निलंबित कर सकते हैं। 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जाए, किंतु आपातकाल की स्थिति में, वरना किसी भी नागरिक का मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सवाल आता है कि किन किन मूल अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो एकदम सिंपल वे में समझते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके जाते रहे। और उसके बाद मेरा विश्वास है कि हर चैप्टर का आपको थ्योरी और एमसीक्यू करा दिया जाएगा और मेरा ये विश्वास है कि उसके अलावा आपको कहीं पे भी कोचिंग नहीं, ना ही कहीं कोई वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 12 में सिर्फ मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जगह या व्यक्ति को निर्धारित किया गया, किस व्यक्ति पे किस जगह लागू किया जा सकता है अर्थात नहीं किया जा सकता। अब स्टेप वाइज समझते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार है। एकदम आप सिर्फ सुनते चलिए, आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। आर्टिकल 31 को तो समाप्त ही कर दिया गया। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 33 से लेकर 35 से मूल अधिकारों के लिए अपवाद है। तो ये था हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक। अब इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। डिटेल्स में देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है। आर्टिकल 14 सिर्फ ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कानून की नज़र में समान है, यानी विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। कहीं कहीं पर शिक्षा के आधार पर विभेद देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 क्या था। आर्टिकल 16 बोलते हैं लोक नियोजन से संबंध में सभी व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17 छुआछूत से संबंधित है, छुआछूत के अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत की बात कर रहे हैं। ध्यान देने की बात है, इसमें भारत सरकार के भारत रत्न की उपाधि की इसमें बात नहीं की, क्योंकि भारत रत्न की उपाधि अब 1954 से शुरू की गई थी। यह क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार का द्वारा दिया गया वह पुरस्कार भारत रत्न कब शुरू किया गया, तो 1954 से। इसको नोट कर लीजिएगा। तो
अब देखते हैं कि आपको आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 19 ये तो इम्पोर्टेंट है और इसको थोड़ा सा स्टेप समझ लीजिएगा। आर्टिकल 19 में बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। पहला इसमें पाँच छः टॉपिक तो पहला बोलता है बोलने की स्वतंत्रता संबंध अभिव्यक्ति का अधिकार, दूसरा है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, तीसरा संघ और समूह बनाने का अधिकार, चौथा भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, पांचवा कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं या मतलब आदिवासी की दृष्टि से संवेदनशील एरिया उनको छोड़कर भारत में कहीं पर बसने का अधिकार, छठा है आपको जीवन यापन के लिए व्यापार और कारोबार करने से संबंधित स्वतंत्रता। इसी में आपको आता है आर्टिकल 19A जो सूचना का अधिकार है, आर्टिकल 19A इसी में आता है। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 से आपको अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंध में संरक्षण है। तो इसमें ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति तब तक के लिए दोषी साबित नहीं होता जब तक वो कानून के विरुद्ध कार्य ना कर। पहला, दूसरा कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए ज़्यादा उस एक बार से ज़्यादा उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, दंडित नहीं किया जा सकता है। तीसरा बोलता है किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए उसके अपने खिलाफ जबरदस्ती से गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 में 3 स्टेटमेंट दिया गया। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 में बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के रूप में सुरक्षित है, अगर उस पर प्रतिबंधित करना है तो कानून के माध्यम से उसको वंचित किया जाता है या प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब इसी में आता है आर्टिकल 21 से, आर्टिकल 21A को आपको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकारें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। तो और इसी के अंतर्गत आपको आता है निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 में उल्लेखित किया गया, जिसके जो आए दिन आपको हर डे बाई डे इस पर विवाद होता ही रहता है। इधर ही आपको पेगासस मामला में सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से बोला है कि आप नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे करके किसी भी व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं। तो निज का अधिकार आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अधिकार है हर एक भारतीय के लिए। अब आता है आपको अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में वो ये बताया गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा प्रतिबंधक को रोक लगा दिया गया है। पहला कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं तो आप उसका कारण बताइए, अगर कारण नहीं बताते हैं तो आप 24 घंटे के अंदर उसको अपने नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास लाइए। लेकिन तो ये दोनों पॉइंट आपको तीसरे पॉइंट पर लागू नहीं होता है, जिसमें कहा गया कि वो व्यक्ति अगर देश का शत्रु हो या निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया हुआ। निवारक क्या होता है, निवारक निरोध अधिनियम तो किसी विशेष परिस्थितियों को निपटने के लिए कुछ सख्त कानून बनाया जाता है ताकि उसे जल्द से जल्द निपटा जा सके। अगर वो परिस्थितियाँ समाप्त हो जाती है तो फिर उन कानूनों को समाप्त कर देते हैं, अगर नहीं समाप्त होती तो ये कानून यथावत बनी रहती है। तो यह निवारक निरोध अधिनियम देखते हैं क्या क्या था। तो इसमें सबसे था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको लाया गया था 1971 में और 1978 में इसको हटा भी दिया गया था। दूसरा था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अभी भी लागू है। तीसरा था टाडा, टेररिस्ट एंड डिस्प्यूटिव एक्टिविटी एक्ट, जिसको 1985 में लागू किया गया था तथा 1995 में समाप्त कर दिया गया था। चौथा है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट, जिसको 2002 में लागू किया, 2004 में समाप्त कर दिया। पांचवा है ओल्पा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसको 2004 में लागू किया गया। अब देखते हैं कि इस नियम के द्वारा किसी भी व्यक्ति को 3 महीना तक अगर हिरासत में ले लिया जाता है तो उसके बाद आपको उसे या तो विशेष न्यायालय के सामने, नहीं तो कोर्ट के सामने, तो संसद के से अनुमति लेना पड़ता है। अब आर्टिकल 23 क्या बोलता है, आर्टिकल 23 ये कहा गया किसी भी मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का पर प्रतिबंध लगा दिया। ये क्या होता है, बलात्कार में किसी भी मतलब बालक को आपको काम करने का, ये खतरनाक काम करने का ये नहीं बताया गया, और मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है। अब आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 में क्या है, 14 वर्ष से किसी भी कम के बच्चे को कारखाना हो गया, कोयला का खान हो गया या खतरनाक उद्योगों में कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, क्योंकि इससे लेकर स्वास्थ्य का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर 28 ये धर्म से संबंधित है। आर्टिकल 25 में कहा जाता है किसी भी धर्म को आप अबाध रूप से मान सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि आप उसके धार्मिक कार्यों से संबंधित प्रबंधन कर सकते हैं, संपत्ति का इकट्ठा कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में आर्टिकल 27 में एक आ गया किसी विशिष्ट
धर्म या कि विशिष्ट समुदाय के विकास के लिए कर नहीं लगाया जाता है। किसी भी धर्म पे आप एक सरकारी कर नहीं लगा सकते विशेष धर्म पे। आर्टिकल 26 ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 आपको आर्टिकल 29 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है उनके पास। आर्टिकल 30 बोलता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का यह अधिकार है कि वो शिक्षा का संस्थाओं का स्थापना कर सकता है तो उसका प्रशासन संबंधी भागीदारी को वो निभा सकता है। आर्टिकल 21 जैसे आपको बताया कि संपत्ति का अधिकार था और इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा करके अब 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो ये यहाँ से हट गया। आर्टिकल 32 अब एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसको संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा इसे कहा था। तो ये हमारे मूल अधिकारों की गारंटी होता है तथा इससे संबंधित इसका उल्लेख आपको उच्चतम न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 में किया गया और उच्च न्यायालय के लिए संरक्षण के लिए 226 में इसका उल्लेख किया गया। अब जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिकों को मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करती है। पहला जारी करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी सही प्रस्तुत कीजिए। दूसरा परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। तीसरा प्रतिषेध, यानी रोकना। चौथा अधिकार पुच्छर, आपका प्राधिकार क्या है। पांचवा उत्प्रेषण, प्रमाणित करना या सूचना देना। अब एक एक करके समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, हेरास कॉर्पस, उससे लिया गया, जिसका अर्थ सही प्रस्तुत है। जिस व्यक्ति को आप हिरासत में लिए हैं तो न्यायालय में आप सही प्रस्तुत कीजिए, न्यायालय उस चीज़ का सही गलत का निर्णय लेगी। अगर इसमें 4 अपवाद है जो मतलब हिरासत में लिया गया व्यक्ति कानूनी रूप में से ही हिरासत में लिया गया। दूसरा कि आपको ये कार्रवाई विधानमंडल या न्यायालय के अवमानना के विरुद्ध किया गया हो। तीसरा न्यायालय द्वारा ही हिरासत में लिया गया हो, तो इसमें ये अपवाद रहता है। नेक्स्ट देखते हैं परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों के लिए लागू किया जाता है, जैसे निगम हो गया, आपको अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकार हो गया, सरकार को हो गया, कि मतलब ये कार्य को करने के लिए चाहे न करने के संबंध में जारी किया। लेकिन ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ इसको जारी नहीं किया जा सकता। तीसरा है प्रतिषेध, ये केवल न्यायालयों के लिए तो रोकना, यानी नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध, यानी ये केवल न्यायालयों के लिए लागू किया जाएगा, जिसमें आपको उच्चतम न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय को अपने सीमा से आगे बढ़कर न कार्य करने की सलाह देती है। तो ये हो गया प्रतिषेध। और नेक्स्ट देखते हैं अधिकार पुच्छ। अधिकार पुच्छ सरकारी व्यक्तियों के लिए लागू किया जाता है जो किसी मतलब गैर कानूनी रूप से अपने पद पे बन गए हैं, तो वो उनके विरुद्ध लागू किया जाता है और न्यायालयों से पूछते हैं कि आपका मतलब आप किस अधिकार से इस पद पे आसीन हुआ है, तो उस व्यक्ति द्वारा जवाब दिया जाए। अगर जवाब सही नहीं दिया गया तो न्यायालय उस सरकारी व्यक्ति को उसके पद से हटा सकती है। ये रिट बाकी 4 रिटों से अलग है, क्योंकि अब बाकी के 4 रिट पीड़ित द्वारा जारी किया जाए, जबकि ये रिट इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी जारी किया जा सकता है। अब एक अंतिम देखते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का क्या अर्थ होता है? उत्प्रेषण का होता है प्रमाणित करना या सूचना देना, यानी उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या प्राधिकृत न्यायालयों को लंबित ये सूचना देती है कि आपके पास जो भी लंबित मामले हैं वो मेरे पास ट्रांसफ़र कीजिए। अगर आप उसको क्लियर नहीं कर पाए तो आप मेरे पास ट्रांसफ़र कीजिए। तो ये हो गया उत्प्रेषण। तो ये था 5 प्रकार के रिट को जारी करने का। अब जो मेरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो वो है आपको 33, 34, 35। 33, 34, 35 ये मूल अधिकारों का अपवाद है, क्योंकि इसमें आपको संसद को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने का ये अधिकार दिया गया है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को मिलते हैं और कौन से अधिकार सिर्फ विदेशी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो 15, 16, 19, 29, 30 जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि इसके अलावा जो भी हमारा मौलिक अधिकार है भारत के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी ये प्राप्त है। तो ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी एग्जाम में इनमें से कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शन में डाल देगा। तो जैसे कि हम आपके MCQ कराएंगे तो उसमें आएगा ही, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बाकी रेस्ट या ये अपने आप याद हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? अगर आज सेशन अच्छा लगा हो
तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वो भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। रहा बात इसका PDF का, तो ऑफिशियल चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।